ये गाइस द सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्यार सीजन 1 और सीजन 2 के पिछले रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो सीजन 2 के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है बॉयड और कैनी के मॉम के बीच बातचीत से। तो यार यहाँ पे बॉयड कैनी के मॉम को ये समझा रहा होता है कि वो सारा की मदद से इन सारे लोगों को इस टाउन से बाहर निकाल सकता है। तभी यार वहाँ पे कैनी भी पहुँच जाता है, जिस वजह से बॉयड उस डाइनर से निकल के चर्च की तरफ चला जाता है। बॉयड चर्च के अंदर जैसे ही जाता है उसे एक बार फिर से ठीक वही म्यूजिक सुनाई देता है जो कि उसे उस केव में सुनाई दे रहा था, और वहाँ पे एक लड़की डांस करती हुई भी नजर आती है, जिसके पास जाने पर वो बॉयड के ऊपर अटैक कर देती है। और बॉयड की जैसे ही आंख खुलती है वो अपने आप को ठीक उसी डाइनर में पाता है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले निकल चुका था। और उसके बाद बॉयड सारी की सारी बातें कैनी को बताता है, मगर यार कैनी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक बार फिर से बॉयड को ठीक वही लड़की नजर आती है जो कि चर्च के अंदर डांस कर रही थी, और यार वो केवल बॉयड को ही दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद बॉयड की हालत देखते हुए कैनी सीधा उसे क्रिस्टीन के पास लेके जाता है। और उसके बाद यार जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब भी बॉयड को एक बार फिर से वही विजन्स आते हैं। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में खाना कम होने के कारण नए लोग और घर के मेंबर्स के बीच खानातानी का माहौल बन रहा होता है, जहाँ पे यार एलिस सबको शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच एक झगड़े के चलते उसे गलती से चाकू लग जाता है, और जिसके बाद यार वहाँ मौजूद सबके सब घबरा जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि एलिस को किसी तरीके से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। मगर यार ये टाइम हो रहा होता है रात का, तो यार सब लोग बाहर जाने से हिचकिचा रहे होते हैं। तभी एल्जिन फातिमा को ये कहता है कि क्योंकि ये मॉन्स्टर दौड़ नहीं सकते इसलिए हम जल्दी से अगर कार में बैठ जाएं तो हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। और जिसके बाद यार एल्जिन कॉलोनी हाउस के बाहर रखे हुए कार को लेने के लिए चला जाता है, और एल्जिन को देख के वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और इधर यार एल्जिन की कार भी स्टार्ट नहीं हो रही होती, मगर समय रहते किसी तरीके से एल्जिन कार को स्टार्ट कर लेता है और उसे कॉलोनी हाउस तक लेके आ जाता है। और जिसके बाद फातिमा और एलिस कार में जैसे ही बैठते हैं एल्जिन सीधे कार को हॉस्पिटल की तरफ लेके चला जाता है, जहाँ यार समय रहते क्रिस्टीन एलिस का इलाज शुरू कर देती है। यार इलाज शुरू होने से पहले एलिस का काफी सारा खून बह चुका था, जिस वजह से उसे अब अर्जेंटली खून की जरूरत थी। मगर यार बॉयड अपना खून देने से मना कर देता है, क्योंकि यार बॉयड बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो उसके साथ हो रहा है वो चीज एलिस के साथ बिल्कुल ना हो। मगर यार सबके कहने के बाद भी बॉयड नहीं मानता। तब यार कैनी गन पॉइंट पे बॉयड को ब्लड देने के लिए कहता है। तभी बॉयड अपने हाथ को सबको दिखाता है, जिसमें यार अंदर से कुछ रेंग रहा होता है। तभी बॉयड को एक आइडिया आता है और वो फौरन उस हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है, और उसके बाहर जाते ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसके पास आ जाते हैं। तब बॉयड अपने हाथ में एक नाइफ लिया हुआ अपना हाथ और एक मॉन्स्टर का गला काट के अपने ब्लड को उसके गले में लगा के बॉयड उस मॉन्स्टर से ये कहता है कि माई ब्लड इज नाउ योर ब्लड। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है, और यार बॉयड को अब पहले जैसा फील हो रहा था। जिसके बाद यार बॉयड फौरन हॉस्पिटल के अंदर आता है और अपने बेटे एलिस को खून देता है। तो सुबह होने पर ये सब लोग नोटिस करते हैं कि यार वो मॉन्स्टर वहीं पे मरा पड़ा है। तो ये लोग उसकी बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का सोच रहे होते हैं। जिसके बाद बॉयड एंड ग्रुप उस लाश को अंदर लाते हैं, और यहाँ पे क्रिस्टी चाहती है कि वो उस लाश की ऑटोप्सी करे, मगर यार केन को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तो यार वो वहाँ से निकल रहा होता है, मगर क्रिस्टी के वापस से मनाने के बाद केन भी उस ऑटोप्सी के लिए मान जाता है। जिसके बाद फौरन क्रिस्टी उस लाश की ऑटोप्सी करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उस मॉन्स्टर का फेस पूरी तरीके से बदल चुका है। ऑटोप्सी चल रही होती है कि इतने में उन्हें उसकी बॉडी से कुछ येलो कलर के लिक्विड मिलते हैं, जिसे यार ये लोग कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो इधर ऑटोप्सी पूरा होने के बाद कैनी भी अपने घर चला जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके घर का टेलीफोन बज रहा होता है। और जब कैनी उस फोन को उठाता है तब उसे कुछ स्टैटिक नॉइस आती है। तभी यार कैनी की नजर उसकी माँ के बनाए खाने पे जाता है। तब वो देखता है कि उस खाने में बहुत सारे कीड़े हैं, और उन्हीं में से एक कीड़ा कैनी को आकर काट लेता है। और उस कीड़े के काटने के बाद यार कैनी की आंख खुल जाती है। यार कैनी यहाँ पे सपना देख रहा होता है, मगर यार कैनी उठने के बाद ये नोटिस करता है कि असल में उस कीड़े ने उसके हाथ में जहाँ पर काटा था वहाँ पे अब एक बड़ा सा निशान बन चुका है। जिसके बाद एलिस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके कॉलोनी हाउस वापस आ जाता है। तो इसके बाद यार जिम एक ड्रोन को उड़ता हुआ नोटिस करता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रोन को रेन उठा रहा होता है। तो यार जिम उससे सीधे मदद मांगने के लिए चला जाता है, और जिम चाहता था कि वो किसी तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन को एक बार फिर से स्टैब्लिश करे, और इसमें यार एंटीना को ऊपर उठाने में वो लोग ड्रोन की मदद लेते हैं। मगर यार उन दोनों का प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तभी रेन जिम से ये कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक टाउन वाले कुछ न कुछ इन क्रीचर्स और इन टाउन के बारे में तुमसे छुपा रहे हैं? तो यहाँ पे रेन को ऐसा लग रहा था कि उन क्रीचर के बारे में टाउन वाले जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। और रेन की बातें सुनने के बाद जिम को भी थोड़ा थोड़ा उसकी बातों पे विश्वास होने लगा था। तो इसके बाद जिम और रेन दोनों सीधे सारा से बात करने के लिए चले जाते हैं, और वो दोनों सारा से कुछ जान पाते इससे पहले डोना वहाँ पे पहुंच जाती है।
और यार इन दोनों को वहाँ से भगा देती है। मगर जाते जाते रैन जिम से ये कहता है कि इन्हें टाउन वालों पे अच्छे से नजर रखनी चाहिए। और बात करें अगर तबिता की, तो तबिता जेड को उस केव में दिखने वाले सिंबल्स जो कि उसने विक्टर के साथ देखा था उसके बारे में बताती है। जिसके बाद जेड सीधे विक्टर के पास जाता है और उससे काफी बुरा बर्ताव करते हुए वो सब बातें क्लियर करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जेड विक्टर से कह रहा होता है कि अगर तुमने सब चीज क्लियर नहीं किया तो तुम यहाँ से घर वापस नहीं जा पाओगे। तो विक्टर जेड से कहता है कि उसका घर यही है। तो जबरदस्ती जेड उससे बहुत ज्यादा पूछने का ट्राई करता है, मगर तबिता जेड को रोक देती है और वो विक्टर के पीछे चली आती है। और इसके बाद यार जब विक्टर थोड़ा शांत हो जाता है, तबिता विक्टर से पूछती है कि आखिरकार उस सिंबल्स का मतलब क्या है। तब विक्टर घबराते हुए बताता है कि उसकी मॉम ने एक बार उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए रात के वक्त घर से बाहर मत निकलना। जिसके बाद विक्टर अपने हाथों से ड्रॉ किए हुए बहुत सारे ड्राइंग्स तबिता को दिखाता है। तो यार तभी तबिता की नजर एक टावर जैसे बने ड्राइंग पे जाती है। तो विक्टर उस ड्राइंग के पीछे की कहानी बताता है कि उसकी माँ लास्ट टाइम इसी टावर में गई थी बच्चों को बचाने के लिए, और वो लास्ट टाइम था जब विक्टर ने अपनी मॉम को देखा था। अब बात करें बॉयड और कैनी की, तो उन लोगों को यार हॉस्पिटल के बेसमेंट से अजीब अजीब तरीके की आवाजें आ रही होती है। तो फिर डरते डरते ही सही वो सब के सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं और जैसे ही उस क्रीचर की डेड बॉडी से वो कपड़ा हटाते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े उसके डेड बॉडी से निकल रहे होते हैं। और ये वही कीड़े होते हैं जिसे कैनी ने अपने सपने में देखा था। और जिसके बाद कैनी उन सबको अपने सपने के बारे में भी बताता है, जिससे ये लोग ये तो समझ जाते हैं कि जो भी सपना ये लोग देख रहे हैं वो एक के बाद एक सच होता जा रहा है। जिस वजह से वो लोग उस क्रीचर की बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे डोना भी पहुंच जाती है और डोना उस डेड बॉडी को देख के काफी नाखुश होती है। और बॉयड नोटिस करता है कि उस डेड बॉडी से अब सारे के सारे कीड़े गायब हो चुके हैं। और जिसके बाद यार बॉयड और कैनी जंगल में दूर उस बॉडी को ले जाके जला देते हैं। और वहाँ से आते हुए बॉयड ये नोटिस करता है कि वो कीड़े अब पूरी के पूरे टाउन में फैल चुके हैं, जो कि टाउन में रहने वाले लोगों को काटते फिर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रैन को दिखाया जाता है जिसने यार डोना को किडनैप कर लिया होता है। और जिम जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है तो जिम रैन से ये कहता है कि उसका मतलब किसी को किडनैप करना बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद बॉयड और कैनी एक घर में आते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा पहली बार हुआ था कि दिन में किसी की जान गई हो। और इस इंसिडेंट को देख के पूरे टाउन में रहने वाले लोग काफी घबराए हुए नजर आते हैं। अब बात करें रैन की, तो यार उसने अभी भी डोना को किडनैप करके ही रखा होता है। और अब रैन डोना से अपने सवालों के जवाब चाहता था, क्योंकि यार रैन ने डोना और बॉयड को एक लाश ले जाते हुए देखा था, तो इसलिए वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार इस टाउन में चल के आ रहा है। मगर डोना के रिप्लाई के ऊपर रैन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और जिम यार यहाँ पे लगातार कह रहा होता है कि वो डोना को जाने दे। तभी वहाँ पे बॉयड भी पहुंच जाता है, जिस वजह से जैसे तैसे वो लोग डोना को छुड़ा लेते हैं। मगर यार तब तक काफी अंधेरा हो चुका था, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात उन्हें जिम के वैन में ही गुजारना पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं कि रेजिन कॉलोनी हाउस में पहुंचकर वहाँ रह रहे लोगों को काफी डरा देता है और वो कहता है कि अब धीरे धीरे सब के सब लोग मरने वाले हैं। तब कॉलोनी हाउस के लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से आज कोई भी नहीं सोएगा। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आज सुबह जो उस लेडी के साथ जो हश्र हुआ था वो उसके सोने के बाद ही हुआ था, इसलिए ये लोग आज रात नहीं सोने का डिसाइड करते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि तबिता और जेड उन पेंटिंग्स को डिकोड करने में लगे होते हैं। तो तबिता जेड को ये बताती है कि उसने अपने सपनों में उस टावर पे चढ़ते हुए अपने आप को देखा है, और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि वो बच्चे जो कि उसे अपने विजन में दिखाई देते हैं वो बच्चे तबिता की हेल्प चाहते हैं। और इधर हम बॉयड को देखते हैं जो कि उस क्रीचर के बॉडी से निकले हुए लिक्विड को अपने बुलेट्स में लगा रहा होता है, ताकि उन लिक्विड से क्रीचर का कुछ हो भी रहा है या नहीं ये पता लगाया जा सके। और इतना ही नहीं, उन सारे के सारे लोगों को अब वो म्यूजिक बॉक्स की म्यूजिक सुनाई दे रही होती है। उसके थोड़े ही देर बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रीचर्स उनके वैन के बाहर खड़े हैं और उन्हें केवल घूरे जा रहे हैं। और तभी उन्हें वैन के नीचे से किसी की खटखटाने की आवाज आती है। इससे घबरा के रैन फौरन वैन की खिड़कियां तोड़ देता है और यार वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। और जैसे ही खिड़की टूटती है वो सारे के सारे क्रीचर्स इन पे अटैक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर किसी तरीके से समय रहते बॉयड अपने लोगों को वहाँ से निकाल लेता है और इधर रन भी उन क्रीचर्स से बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। और इधर कॉलोनी हाउस में एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है, जिनमें से एक यार मैरियन भी होती है। और इधर एल्जिन अपने सपनों के बारे में बाकी लोगों को बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपने सपनों में उन्हीं सफेद कपड़े पहने हुए छोटे बच्चों को देखा था। तभी वहीं पे जूली की चीखने की आवाज आती है और उसकी भी हालत ठीक मैरियन जैसे ही होती है।
क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े चढ़ रहे हैं, मगर वो कीड़े किसी को दिखाई नहीं दे रहे होते। और वही चीज जंगलों में रैन के साथ भी हो रही होती है। और इसकी दूसरी सुबह क्रिस्टी जूली की हालत देखने के लिए आती है और उधर डोना, एल्जिन और वो बूढ़ा आदमी जंगलों में रैन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और थोड़ी देर सर्च करने के बाद उन्हें रैन फाइनली मिल भी जाता है और वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करते हैं उसकी आँख खुल जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी है और साथ ही साथ उसकी आंखें खुलते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उधर क्रिस्टी जैसे ही जूली को चेक कर रही होती है वो भी अपनी आंखें खोलती है और जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी भी हालत सेम रैन जैसी होती है। और यही सेम चीज कॉलोनी हाउस में मैरियल के साथ भी हो रही होती है। तो समहाउ ये तीनों किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। और इधर बॉयड और कैनी सारा के साथ जंगलों में आए हुए होते हैं क्योंकि किसी भी तरीके से वो इस चीज को रोकना चाहते थे। और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इतने में सारा को भी वो म्यूजिक सुनाई देता है। यही नहीं, इसके साथ ही उसके नाक से भी खून निकलना चालू हो जाता है। तभी सारा बताती है कि वो लोग हम पे हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉयड ने उस चीज को आजाद कर दिया है जो कि अब पूरे टाउन में घूम रहा है। अब बॉयड जब उसे रोकने का तरीका सारा से पूछता है तब सारा केवल जूली का नाम लेती है, जिसके बाद सारा अपने सिर को पकड़ के बार बार उस म्यूजिक को स्टॉप करने के लिए कह रही होती है, मगर यार बॉयड को कोई भी म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा होता। और इसके बाद तबिता जिन को उस टावर के बारे में बताती है जिसमें वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना चाहती है, क्योंकि यार तबिता अपनी बेटी को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और वो सीधे विक्टर के पास चली जाती है ताकि वो विक्टर से उस टावर का पता पूछ सके। और इसके साथ ही हम जेड को उसी गेम में जाता हुआ देखते हैं और अंदर जाने पर जेड ये नोटिस करता है कि वहाँ पे 5 बच्चे पत्थरों पे लेटे हुए ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। और जैसे ही जेड ऊपर की तरफ देखता है वो नोटिस करता है वहाँ पे वही सिंबल बना है जिसके विजन्स जेड को बहुत दिन से आ रहे होते हैं। इसके बाद यार हम डोना और बॉयड को एक चर्च में बात करते हुए देखते हैं, जिस पर बॉयड डोना से ये कह रहा होता है कि क्या इस टाउन में हम सब किसी एक्सपेरिमेंट का तो पार्ट नहीं। तो डोना उससे कहती है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, आज तुम्हारे बेटे की शादी है तो तुम्हें इस वक्त कॉलोनी हाउस में होना चाहिए। जिसके बाद बॉयड फौरन कॉलोनी हाउस जाके अपने बेटे की शादी अटेंड करके वहाँ से निकल जाता है। और इधर विक्टर तबिता को ठीक उसी पेड़ तक लेके आता है जहाँ से वो टावर की तरफ जाने का रास्ता होता है। और जिसके अंदर जाते ही तबिता ठीक उस जंगल की दूसरे साइड निकलती है जहाँ से उसे टावर दिखाई दे रहा होता है। और तबिता उस टावर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और दूसरी तरफ बात करें अगर बॉयड की तो उसका सामना यार रेजी से होता है। और रेजी यहाँ पे अपने साथ एक गन भी कैरी कर रहा होता है और वो सीधे बॉयड पे फायर कर देता है। जवाबी कार्रवाई में बॉयड भी रेजी के ऊपर फायर कर देता है जिससे रेजी को गोली लग जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। और यार बॉयड को भी रेजी की गोली लगी होती है, मगर वो किसी तरीके से जंगल में आगे बढ़ता हुआ ठीक उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे मार्टिन मिला था। और बॉयड जैसे ही वहां पे फ्लेम को इग्नाइट करता है वो ठीक उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां वो जूली, मैरियल और रैन को नोटिस करता है जो कि मार्टिन की तरह ही वहां के दीवारों में जंजीरों से बंधे होते हैं। इसके साथ ही बॉयड को वहां वो म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होता है जिसे वो फौरन तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी बॉयड को यार उसकी बीवी के विजन्स आते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं कि अगर बॉयड ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो टाउन वालों के लिए बहुत बुरा होगा। और वहाँ पे बॉयड भी एबी की बात अच्छे से सुन रहा होता है, मगर तभी पीछे बंधे हुए वो तीनों लोग चीखने लगते हैं और एबी के मना करने के बावजूद बॉयड उस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ देता है। और जिसके बाद उन तीनों को होश आ जाता है। अब वो पहले के मुकाबले नॉर्मल लग रहे होते हैं। और जिसके बाद सीन सीधे तबिता पे शिफ्ट होता है। तो तबिता को हम देखते हैं उस टावर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तबिता जैसे जैसे ऊपर की तरफ पहुँच रही होती है उसे किसी की होने की आवाज आती है। तो तबिता जैसे ही उस टावर के ऊपर में पहुंचती है वो नोटिस करती है कि वहाँ वही बच्चा है जिसे उसने यार अपने विजन्स में देखा था। तो वो बच्चा तबिता से ये कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। और इतना कहने के बाद वो तबिता को उस टावर से धक्का दे देता है। और जब तबिता की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है, इंडिकेटिंग कि वो अब उस टाउन से बाहर निकल चुकी है। तभी वहीं पे मौजूद डॉक्टर तबिता को ये बताते हैं कि 3 दिन पहले वो एक जंगल में पाई गई थी जिसे किसी आदमी ने इस हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया था। और जिसके बाद तबिता उस हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखती है। और गाइस यहाँ पे फ्रॉम का सीजन 2 एंड हो जाता है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने प्रॉम के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।